हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलम सिन्हा। आज आप लोगों को मैं समास के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने की भरपूर प्रयास करूंगी। बच्चों देखिए, समास पढ़ाई करने से पहले हमें ये जानना है कि समास क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम एक शब्द में प्रयोग करते हैं तो उसे हम समास के नाम से जानते हैं। तो समास के जब भी समास की बात होगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समास का अर्थ क्या होता है, उसे संक्षेप में लिखना। किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को हमें छोटा करके लिखना, उसी को हम समास कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम सब विस्तार से पढ़ते हैं। समास। बच्चों देखिए, समास का अर्थ जैसा कि मैंने बताया, संक्षिप्त यानी छोटा करना। इसे हम संक्षिप्तीकरण या संक्षेप के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा में ध्यान देते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे देखिए, उसे उदाहरण द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। पानी से चलने वाली चक्की। देखिए, यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसे हम एक शब्द में किस तरह से मैंने प्रयोग किया है, ध्यान दीजिए। पंचक्की। पानी से चलने वाली चक्की को क्या कहेंगे हम? पंचक्की। फिर देखिए, राजा का पुत्र, उसको हम संक्षेप में क्या कहेंगे? राजपुत्र। फिर है विष को धारण करने वाला, उसे संक्षेप में क्या कहेंगे? विषधर। उसके बाद देखिए समास के भेद। बच्चों देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। हमेशा ध्यान से याद रखेंगे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रति माह, यहाँ पे पहला पद क्या है? यथा और प्रति। जिस तरह से हम लोग उपसर्ग के शब्द बनाते हैं उसी तरह से हमें अव्ययी भाव समास में भी समझना है कि पहला पद जो है, उपसर्ग जो है, वो क्या है? अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और समास बनाते समय कारक के चिन्ह का क्या होता है? लोप हो जाता है, यानी गौण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे देखिए, धर्म का ग्रंथ, इसे हम कैसे शब्द में प्रयोग किए हैं? धर्म ग्रंथ। यश को प्राप्त, यहाँ भी कारक चिन्ह का लोप हो गया है, यश प्राप्त। रसोई का घर, इसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो गया है, रसोई घर। इसके बाद तीसरा भेद है कर्मधारय। इसमें दूसरा पद, उत्तर पद, जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण या उपमान का काम करता है। हमेशा ध्यान देना है, पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे देखिए, नीला है जो कमल, उसे हम किस नाम से जानते हैं? नील कमल। तो यहाँ पे कमल कैसा है? नील, नीला, यानी जो नीला है वो क्या है? विशेषण, और कमल कैसा है? नीला है। यहाँ पे देखिए, जो कर्मधारय समास है, दूसरा पद क्या हो रहा है? यहाँ पे पहला पद विशेषण है और दूसरा पद कर्मधारय समास के नाम से जाना जा रहा है। फिर देखिए अमृतवाणी। वाणी कैसी है? अमृत के समान। इसका मतलब ये जो अमृत है वो क्या है? विशेषण है। यहाँ पे पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? उपमान का काम करता है। पहला पद विशेषण या उपमान का काम करता है और दूसरा पद कर्मधारय कहलाता है। फिर देखिए चौथे नंबर पर है द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। जब भी संख्यावाची शब्द शुरू होंगे, आपको जहां भी संख्यावाची शब्द बताने होंगे, आप देखिएगा और समझ जाना है कि ये द्विगु समास है। उसे भी उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे चौराहा। बच्चों देखिए, 4 राहों वाला रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा। यहाँ पे जो 4 है उसको चौ के नाम से जाना जा रहा है, ये संख्या बता रहा है। फिर है त्रिकोण। कोण कितना है? 3 कोणों वाला, उसे हम कहते हैं त्रिकोण। दोपहर, 2, यहाँ भी संख्यावाची का प्रयोग किया गया है। पंचरत्न, यहाँ भी पंच यानी 5,
इस तरह से सभी जगह संख्या का शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम संख्यावाची शब्द कहते हैं। वो किस में आता है? द्विगु समास में। उसके बाद इसके पांचवें भेद हैं द्वंद्व समास। पांचवें भेद है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसकी यही मुख्य बात है। और इसमें योजक शब्द भी आते हैं, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं? देखिए, राजा रानी, बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम योजक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए राजा और रानी, इसमें क्या हो गया है? दोनों योजक चिन्ह के नाम से आ गए और दोनों पद की प्रधानता है। राजा भी इंपॉर्टेंट है और रानी भी, यानी दोनों पद प्रधान है। उसी तरह भाई बहन, भाई बहन में दोनों पद की प्रधानता है। आप देखिए, जीत या हार, भूखा और प्यासा। ध्यान देने की बात यह है कि इन शब्द को हम जब लिखते हैं, अगर बीच में और या ये सब शब्द आए तो उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये सब शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं और सीधा लिखते हैं जीत हार, भूखा प्यासा। इस तरह से जब भी बीच में या और ये सब शब्द आए तो वो क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। और जब गौण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। छठे नंबर पर है बहुब्रीहि समास। बच्चों देखिए, बहुब्रीहि समास की एक मुख्य बात है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा ही अर्थ प्रकट करता है। इसमें उसके कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा अर्थ प्रकट करता है, तीसरा अर्थ बताता है। जैसे देखिए, चक्रपाणी। चक्रपाणी का अर्थ क्या होता है? चक्र है जिसके हाथ में। अब ये किसका अर्थ हम लोगों को बता रहा है? विष्णु। विष्णु के हाथ में रहता है चक्रपाणी। उसी तरह है श्वेतांबर। बच्चों देखिए, श्वेत का अर्थ होता है सफेद। सफेद है वस्त्र जिसका, उसको हम क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? माँ सरस्वती। तो एकदम अलग शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अलग शब्द के अर्थ बताए जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान देखिए, मुख्य चीज है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुत बार बच्चों इसी में आप भेद नहीं कर पाते हैं और आपके प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। तो देखिए, कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। हमेशा याद रखना है, कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और दोनों मिलकर उसी शब्द का अर्थ बताते हैं। कोई तीसरा अर्थ नहीं बताता है, उसी शब्द का अर्थ बताता है। जैसे देखिए, नीलकमल, नीला कमल, है ना। जबकि देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे यानी अलग अर्थ को बताते हैं। जैसे लंबोदर, हम लोग लंबोदर का अर्थ क्या हम समझते हैं? लंबा है जिसका उदर, और उनको क्या कहते हैं हम? गणेश। इस तरह से एकदम अलग अर्थ इसमें प्रकट हो रहा है। तो देखिए, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को आप कभी मत भूलिए, ये दोनों में अंतर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, उसमें उसी शब्द के अर्थ बताए जाते हैं, और बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ बताया जाता है। तो हम लोगों का समास, हमको लगता है ऐसा कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए। मैं हर एक चैप्टर को आप लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास करूंगी, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।